हमारा आज का टॉपिक है जो मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल चल रहा था उसमें है क्रिटिजम्स ऑफ थ्योरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक, सेकंड है इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड है हमारा प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, फोर्थ है हमारा बैंक क्रेडिट्स इज नॉट द कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल। सबसे पहले जो हम बात करते हैं अनरियलिस्टिक की, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ कि ये क्या है, व्यवहारिक है एक तरीके से कि क्या एक व्यवहारिक तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो हमारा स्टैटिकली हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ब्याज की नीची दरें व्यापारियों को अधिक स्टॉक खरीदने की दिशा में प्रोत्साहित करती हैं। ये कहा जाता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें इस बात को एनालाइज नहीं कर पाते कि जो हमारी कई बार क्या करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो रही है पर हमें पता है कि ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इन फ्यूचर ज़्यादा सेल नहीं होने वाला है, तो जब हमें पता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होने वाला है तो हम उसका स्टॉक क्यों इकट्ठा करेंगे, चाहे भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी कम हो जाए। तो ये चीज़ें भी इसमें ध्यान रखी जाती है। पर ये क्या कहते हैं कि नहीं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो जो व्यापारी है वो क्या करेगा, अपने यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉक इकट्ठा कर लेता है कि वो उसको क्या करेगा, इन फ्यूचर बेच सकेगा। पर ये बात भी ध्यान रखी जा सकती है कि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस इसलिए भी कम कर दिए जा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या हो, ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई होने का तो कुछ मतलब ही नहीं बैठता है। तो ये क्या है, एक अनरियलिस्टिक सोच मानी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि स्टॉक को वास्तव में यह देखकर बनाए जाते हैं कि स्टॉक को लाभपूर्ण कीमतों पर बेचने की संभावनाएं कितनी है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी स्टॉक को अपने यहाँ पे स्टोर करता है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर स्टोर करता है कि इन फ्यूचर उससे हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यदि उसे लगता है कि हम उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो वो उसका क्या करता है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके पास वो क्या करता है, उसका ज़्यादा ऑर्डर देता है जिससे कि क्या हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें सेल कर सके। पर यदि लगता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट तो मार्केट में आगे चलने वाला ही नहीं है, बस इसका तो इतना ही रोल था, तो वो उसका ऑर्डर नहीं करता। तो कोई भी व्यक्ति होता है वो ऑर्डर तभी करता है जब उसे लगता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। सेल ज़्यादा होने से डेफिनेटली सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, सेल ज़्यादा हो रही है, तो प्रॉफिट भी हमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यदि व्यापारियों को यह विश्वास हो जाए कि भविष्य में वस्तुओं का मूल्य अधिक ऊंचा हो जाएगा, तो भले ही ब्याज दर भी ऊंची हो तब भी वह क्या करेगा, तब भी वह अपने यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉक इकट्ठा करता है। जैसे कि लॉकडाउन में ही आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लॉकडाउन में लगा है कई बार जो हमारे ये टोबैको वगैरह बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं, तो इनके प्राइजेस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं डे बाय डे। आज 500 का, 600 का, जो 100 का था वो 500 का हो गया। तो ऐसे में क्या करता है, जो बिजनेसमैन होता है वो अपने यहाँ पे क्या करेगा, किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक जो होता है स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रोडक्ट हमें क्या करेगा, इन फ्यूचर जाके प्रॉफिट गेन कराएगा। ठीक है, पर अगर हमें लग रहा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, चाहे फिर उसका प्राइस हाई भी हो रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज होने वाली है डे बाई डे प्राइस, तो ये तो नहीं पता ना कि प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है। तो उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, कई बार गलती हो सकती है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ले लें और एकदम से लॉकडाउन हट जाए तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाता है उसका प्राइस। तो ये कंडीशन क्या होती है, अनरियलिस्टिक मानी गई है। वे स्टॉक में वृद्धि कर देंगे। इसके विपरीत यदि भविष्य में मूल्यों के गिरने की आशा होती है, इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या होगा, गिर जाएगा, वो इतना नहीं सेल हो पाएगा जितना अब सेल हो रहा है, तो नीची ब्याज की दर पर भी व्यापारी अधिक स्टॉक नहीं लेते हैं। लग रहा है अब कि प्रोडक्ट नहीं सेल होने वाला, तो कितना ही कम उसका प्राइस कर ले, तो लोग क्यों लेंगे, क्योंकि जब पता है कि वो प्रोडक्ट तो सेल ही नहीं हो रहा है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कम भी हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट फिर भी सेल नहीं होगा। तो इसलिए बताया गया है कि ये अनरियलिस्टिक बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो लोग अपने यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर देने के लिए ज़्यादा स्टॉक मंगा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। देन सेकेंड जो हमारा है इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है कि ब्याज की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। हार्ट्रे का नाम आपने सुना ही है। हार्ट्रे के सिद्धांत के अनुसार तेजी के शिखर पर ब्याज की दर में वृद्धि की स्थिति को नया मोड़ दे देती है। जब क्या होता है, एक न्यू ट्रेंड वहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है, जब क्या होता है कि जो ब्याज की जो दर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और संकट को आरंभ कर देती है। वो क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। परंतु सामान्य अनुभव बताता है, अगर हम नॉर्मली किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लें तो वो हमें क्या बताता है,
वो हमें यह बताता है कि ब्याज की दर में वृद्धि संकट के पश्चात आती है। जब आप लोग देखते हैं कई बार कि युद्ध वगैरह जो होते हैं, वार वगैरह का जो टाइम होता है, उस टाइम पे हम नॉर्मली देखते हैं कि जो प्राइजेस होते हैं वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, या कहीं पे कोई डिज़ायर्स आ जाए, ठीक है, कोई भी डिज़ास्टर हो जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उस टाइम पे भी आप लोग एक चीज़ देखते हैं, फेस हम करते हैं कि जो प्राइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उस चीज़ों के। जैसे कि आपने अभी देखा है कि कोरोना बीमारी के कारण क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, हमें बहुत महंगे महंगे रेट पर मिली। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या था, माल नहीं आ रहा था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो जब किसी चीज़ का क्या होगा, ट्रेड नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कंपनियां बंद होगी ऐसी जगह पे। क्यों? क्योंकि आपदा थी, एक तरीके से हम किसी चीज़ को कह सकते हैं, प्रॉब्लम सी है महामारी, जिसके कारण से क्या हुआ, वस्तुओं के जो है प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो गए, और जो एक टाइम पीरियड हो गया वो अवसाद का टाइम पीरियड चलने लगा कि। परंतु सामान्य अनुभव यह बताता है कि ब्याज की दर में वृद्धि क्या होती है, संकट के पश्चात होती है। ब्याज की दर में जो वृद्धि होती है वो कब होती है, वो संकट के पश्चात होती है। जब संकट आना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो होती है हमारी जो ब्याज की दर होती है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, न कि संकट से पहले, जब पता ही नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या होगी। देखो, आप लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होगी, तो जब प्रॉब्लम आती है तभी तो हम उसके सॉल्यूशन देखते हैं, उसे फेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इसमें भी बताया है कि इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब होती है, जब हमारे पास क्या होती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसका कारण यह है कि संकट साख का पतन कर देता है। जो प्रॉब्लम संकट होता है, वो जो साख होती है उसका क्या करना स्टार्ट कर देता है, पतन करना स्टार्ट कर देता है। अवसाद काल में व्यक्ति की तरलता पसंदगी बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तरलता का मतलब क्या होता है, एक होता है सेक्रीफाइस ऑफ लिक्विडिटी। सेक्रीफाइस ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है कि जब हमारे पास जो पैसा था उस पैसे को हमने क्या कर दिया, और पैसा गेन करने के एम से हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया या किसी को उधार दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें एट प्रेजेंट नीड है कि हमें अपने पैसे को यूज़ करना है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लिक्विडिटी है, लिक्विड है, हमने उसको क्या कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है उसको, ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से। जिसके कारण ब्याज की दर जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। अब है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कि प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन जिसे हम कहते हैं। इस सिद्धांत में यह ज्ञात नहीं होता है कि उपभोग वस्तुओं की तुलना में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अत्यधिक गड़बड़ क्यों हो रही है। क्या कि जो पूंजीगत वस्तु, आप लोगों को पता है दो टाइप्स की वस्तु होती है, एक आयगत वस्तु होती है, एक पूंजीगत वस्तु होती है। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तु होती है जो क्या करती है, जब किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते समय क्या करते हैं, हम उसमें कुछ एसेट्स लगाते हैं। जो एसेट्स हमारे क्या होती है, यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए होती है एक तरीके से। जैसे आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसमें एक चेयर की भी आपको होगी, उसमें आप उसको आप फर्निश कराओगे कि उसमें सारे में फर्नीचर लगाओगे, तो वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए, उसमें कोई काउंटर भी रखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पर जो गुड्स होता है वो क्या होता है, आपका आयगत वस्तु होती है। क्यों? क्योंकि उनका आप क्या करते हो, डेली ट्रांजैक्शंस करते हो, आज खरीदी कल बेची, फिर खरीदी फिर बेची, तो यही प्रोसेस चलती रहती है। तो किसी भी बिजनेस में क्या होती है, दो प्रकार की वस्तु होती है, पूंजीगत वस्तुएं और आयगत वस्तुएं होती हैं। बात है कि इस सिद्धांत से ज्ञात नहीं होता है कि वस्तुओं की तुलना में पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में जो पूंजीगत जो कैपिटल जो हमारी गुड्स हैं उसमें इतनी घट और बढ़ क्यों हो रही है। देन फिर हम बात करते हैं बैंक क्रेडिट इट्स नॉट द कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल, कि जो बैंक क्रेडिट है वो इसका कोई कारण नहीं है। केवल बैंक साख को ही व्यापार चक्रों के उदय होने का कारण नहीं माना जा सकता है। यह कहना गलत है कि केवल बैंक साख में विस्तार मंदी को दूर करने का उपाय है, कि अगर हम क्रेडिट को बढ़ा दें तो हमारी जो मंदी है वो दूर हो जाती है। ये कहना एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। बताया भी गया है कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइप से बताया। कारण यह है कि 1930 की महान मंदी में मुद्रा की बढ़ती हुई पूर्ति मंदी को समाप्त करने में क्या हुई, असफल रही। 1930 में मंदी बढ़ी पर उसकी जो पूर्ति थी, जो सप्लाई थी, वो उस चीज़ को दूर करने में क्या हुई, असफल हुई, जिसके कारण हमें क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। बैंक क्रेडिट इज़ नॉट द कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।